हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। प्रशासनिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का बंटवारा सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला में या दस्तूर में, और दस्तूर जो था, जिला या दस्तूर जो था वो ग्राम में बटे हुए थे। एक बार फिर से समझते हैं। सूबा किसमें बटा हुआ था? जो पूरा साम्राज्य था वो किसमें बटा हुआ था? सूबा में, सूबा सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे हुए थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसमें हम मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। अगर हम बात करें मुगल शासन में जो प्रमुख अधिकारी थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल शासन में सूबेदार का जो पद था वो प्रांत में शांति जो स्थापित करने वाले प्रांत कार्यकारिणी का जो प्रधान होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। दीवान का काम प्रांतीय राजस्व व्यवस्था को देखना था और सीधे जो शाही दीवानी के प्रति उसकी जवाबदेही होती थी। बख्शी जो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था उसे बख्शी कहा जाता था। फौजदार जो था वो जिले का प्रमुख फौजी अधिकारी हुआ करता था और अमिल या अमल गुजार जो था वो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था और शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल जो था वो उसका काम गांव में जो भूमि थी उस पर उसका लगान निर्धारित करना होता था। जो भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो मुगल शासन में जो भू राजस्व था वो भूमि कर के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया था: खालसा भूमि, जागीर भूमि और मददे माश। खालसा भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण होता था, जबकि जो जागीर भूमि थी वो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। सरयोगोल या मददे माश जो था वो अनुदान या लगानहीन भूमि को कहा जाता था। इसे सरयुगुल या मददे माश को मिल्क भी कहा जाता था। 1580 में अकबर ने दहशाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली का प्रारंभ किया और इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रमुख भू राजस्व अधिकारी थे टोडरमल, उनके द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी, दहशाला व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत दहशाला व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था: पोलज, परती, चांचर और बंजर। पोलज में ऐसी भूमि को रखा गया था जिसमें वर्ष में 2 बार फसल होता था। एक कृषि वर्ष में 2 बार फसल अगर उत्पादन होता था तो ऐसी भूमि को पोलज भूमि कहा जाता था। परती भूमि, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, तो ऐसी भूमि को परती के अंतर्गत रखा गया था। चांचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर अगर किसी भूमि पर खेती होती थी तो उसको चांचर के अंतर्गत रखा गया। बंजर भूमि, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी और बंजर भूमि पर लगान नहीं वसूला जाता था दहशाला व्यवस्था के अंतर्गत। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जब्ती प्रणाली प्रारंभ की। इसमें कर का निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक थी तखसीस और दूसरी थी तहसील। मुगल काल में कृषकों का भी 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो वो थे खुदा कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। जो खुदा कास्त थे वो उसी भूमि पर खेती करते थे जिसके वो निवासी थे, जहाँ वो रहते थे उसी गांव में वो खेती करते थे, उनकी अपनी जमीन होती थी। पाही कास्त जो कि दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे, तो वैसे कृषकों को क्या कहते थे? पाही कास्त। और जो मुजारियन होते थे वो खुदा कास्त कृषक से भूमि किराए पर लेकर खेती करते थे, तो वैसे कृषकों को क्या कहते थे? मुजारियन। अभी जिसको हम पट्टेदारी कहते हैं, वही पट्टेदार कहते हैं, वही क्या हुए? मुजारियन उस समय में। मुगल कालीन में लगान वसूल करने की जो व्यवस्था थी उसमें 3 प्रकार के लगान का वर्णन मिलता है। एक है गल्ला बख्शी, इसमें फसल
का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा नसक, इसमें खरी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर लगान ले लिया जाता था। जबकि जो जब्ती प्रणाली थी, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और इसे ये जो था उसको नगद लिया जाता था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत लगान जो है वो नगद लिया जाता था। ये जो नसक प्रणाली है, ये जो है वो औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। और नसक प्रणाली में औरंगजेब जो है वो भू राजस्व का आधा हिस्सा जो है वो कर देते हैं। जो जितना उत्पादन होता है, उत्पादन का आधा हिस्सा भू राजस्व कर देते हैं औरंगजेब। अगर हम मुगल काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुगल काल में सबसे बड़ा जो सिक्का था वो स्वर्ण था, और स्वर्ण का सबसे बड़ा सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। इलाही सिक्का था स्वर्ण का। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था जो थी वो चांदी मुख्य आधार था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का चांदी का रुपया। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल काल में सर्वाधिक ढलाई सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के समय में हुई है, और आना जो सिक्का है उसका प्रचलन शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही साथ उस पर नूरजहां का चित्र भी अंकित करवाया था। मुगल काल की सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुगल काल में सेना जो है वो 4 भागों में विभक्त था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, और मनसबदारी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट अकबर के द्वारा किया गया था। 100 से 500 तक जो मतलब घुड़सवार रखने वाले थे, उसको मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। 500 से जो 2500 मनसब प्राप्त करते थे उनको उमरा कहा जाता था, और 2500 से ऊपर जो से ज़्यादा अधिक जिनको भी मनसब मिलता था उनको अमीरे आजम कहा जाता था। और जो जात था उससे व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होता था, और सवार पद से घुड़सवार की संख्या ज्ञात की जाती थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 आसपा एवं सिंह आसपा की व्यवस्था किया था, और सर्वप्रथम यह जो पद है वो महावत खां को दिया गया था। इस प्रकार आज हमने जाना मुगल शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। संभव है वो हम आधुनिक इतिहास पढ़ें। टिल देन, bye. Thanks for watching. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. Have a nice day.